Dear student, we will discuss the next topic in unit first, that is pharmacopoeias, sources of impurities in medicinal agent. As we have already discussed the previous in lecture, different techniques of analysis and expression, molecular concentration, but in this topic we will discuss pharmacopoeias and sources of impurity. As we have discussed, the Indian Pharmacopoeia latest edition 2018, it's look like this, and British Pharmacopoeia 2019. The word pharmacopoeia indicates the pharmacon and poia. फार्माकोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है ड्रग और पोइया का मतलब है टू मेक. ओके, तो फार्माकोपिया को अगर हम डिफाइन करें, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग कलेक्शन प्रिपेयर्ड बाय ए नेशनल और रीजनल अथॉरिटी कंटेन लिस्ट ऑफ मेडिसिनल सब्सटेंसेस, क्रूड ड्रग्स, फॉर्मूलाज फॉर मेकिंग प्रिपरेशन फ्रॉम दैम. स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको टीचर डिस्कस करते होंगे कि हमें ये प्रोसीजर लेना है, हमें ड्रग का एस्टिमेशन करना है या फिर कोई ड्रग आइडेंटिफाई करना है, तो हम कहते हैं कि हमारी ऑफिशियल बुक है जिसको हम बोलते हैं, अगर हम इंडिया में हैं तो हम इसको इंडियन फार्माकोपिया रेफ़र करते हैं. और इंडियन फार्माकोपिया क्योंकि हमारी कंट्री से, इसलिए उसका वर्ड इंडियन जोड़ा गया. तो फार्माकोपिया बेसिकली एक टर्म है जिसमें एक फार्माकोन और पोइया, ये एक ग्रीक वर्ड है. फार्मा का मतलब आप समझते हैं, फार्माकोन का मतलब कि ड्रग, और पोइया मतलब टू मेक, मतलब कैसे हम ड्रग को बनाएंगे, ड्रग की एनालिसिस करेंगे, एस्टिमेट करेंगे. तो ये सारी कलेक्शन एक लीगली कलेक्शन होता है, तो उसको हम बोलते हैं फार्माकोपिया. तो फार्माकोपियल कंटेंट में तो बेसिकली जो हम देखते हैं कि जो ड्रग को अरेंजमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं मोनोग्राफ. तो मोनोग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेस फॉर्म एंड मेथड्स ऑफ एनालिसिस. तो जैसे कि हम देखते हैं कि आपके फार्माकोपिया में अल्फ़ाबेटिकली ड्रग का अरेंजमेंट होता है, ए से लेकर ABCD से लेकर Z तक. अब जो ए वर्ड की जितनी भी ड्रग्स होंगी तो ए वाले कंटेंट में आएंगी. तो उनका एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट है, उनकी इंफॉर्मेशन है, तो उसको बोलते हैं मोनोग्राफ. तो ये मोनोग्राफ क्या है कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिटेल इंफॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेस फॉर्म एंड मैथड ऑफ एनालिसिस. और इस मोनोग्राफ में क्या क्या होगा, उस ड्रग का केमिकल नेम होगा, उसका फॉर्मूला होगा, और इससे रिलेटेड उसकी सॉल्युबिलिटी कि वो वाटर सॉल्युबल है कि किस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर होगा, उसके पीएच के बारे में अगर कोई डिटेल है तो वो लिखा होगा, एस्से मतलब उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे किसी फॉर्मुलेशन से, स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन, लॉस एंड ड्राइंग एंड सल्फेटेड ऐश और डोज. तो ये मोनोग्राफ में ये प्रॉपर एक अरेंजमेंट होता है, ड्रग को उसमें रखा जाता है. तो इंपॉर्टेंस क्या है फार्माकोपिया की, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड्स ऑफ द ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट. अब स्टूडेंट मैं बात करूं अगर पैरासीटामोल की, अगर एक पैरासीटामोल एक ड्रग है लेकिन मार्केट में वो कई नाम से बिकती है, जैसे क्रोसिन है, सपोज क्रोसिन में पैरासीटामोल है, तो कंपनी पैरासीटामोल टैबलेट को क्रोसिन फॉर्म के नाम से बेचती है. अगर उसमें 500 मिलीग्राम पैरासीटामोल है और ये क्लेम करती है कि ईच टैबलेट कंटेन 500 मिलीग्राम ऑफ प्योर पैरासीटामोल, तो यूनिफॉर्मिटी और जो स्टैंडर्ड्स कंपनी फॉलो कर रही है तो उसको हमें चेक भी करना है. तो ये हमें सब इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, एक फार्माकोपिया से, कि वो उसमें ड्रग में वो प्योरिटी है कि नहीं, उतनी अमाउंट मेंशन है तो वो क्लेम अमाउंट हमें ये पता करना है. और इम्पॉर्टेंस ये कि उससे क्या होगा कि अगर हम फार्माकोपिया को फॉलो करते हैं तो जो एडल्ट्रेटेड ड्रग्स हैं, मतलब जो इम्प्योरिटी है उसके साथ जो अडेयर होके आती है उसको हम रोक सकते हैं. इससे हमें फार्माकोपिया से हमें पता लगता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और उसकी डोजेस फॉर्म में उसको किस फॉर्म में फॉर्मुलेट किया गया है, कि वो टैबलेट फॉर्म में है कि कैप्सूल फॉर्म में या फिर अदर क्रीम या फिर लोशन फॉर्म में है. और सम रेफरेंसेस फॉर लैबोरेटरी, इंडस्ट्री, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन. तो मतलब ये कि कुल मिला के एक हमारा फार्मा का ग्रंथ है. ठीक है, मैं ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि वो ऑफिशियली लीगल ड्रग है तो वो एक पूरी इन्फॉर्मेशन हमें उस फार्माकोपिया में मिल जाएगी. अब इसमें हम बात करते हैं ड्रग कंपेडिया, जो एक तरीके से हमें बताती है कि ड्रग ऑफिशियल है कि नॉन ऑफिशियल है. तो इसमें हमारे ऑफिशियल कंपेडिया क्या है, तो ऑफिशियल कंपेडिया आर द
compilation of drugs and other substances recognized as a legal standard of purity, quality, strength by government agency of respective countries. मीन्स अगर जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं उन्होंने उसकी ड्रग की प्योरिटी और क्वालिटी और उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पर उस ड्रग को ऑफिशियली इंडिकेट किया है. अब जैसे बात करें इंडियन फार्माकोपिया, हमारे इंडिया में तो इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश की बात करें यूके तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स जिसको बीपीसी बोलते हैं. यूनाइटेड स्टेट का है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया. तो जैसे जैसे गवर्नमेंट एजेंसी जो कंट्रीज़ की हैं उन्होंने उसको पर्टिकुलर अपनी कंट्री के नाम से ही इंडिकेट किया है. और नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया को रखा गया द बुक्स अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया विच आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज फॉर ड्रग एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेज आर नोन एज नॉन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया. तो इसमें दो इंपॉर्टेंट आती हैं, मार्क इंडेक्स एंड मार्टिनडेल. तो ये नॉन ऑफिशियल ड्रग्स बुक्स होती हैं, रेफरेंस बुक जिसमें हम रेफर करते हैं. तो कोई भी जब ड्रग का एस्टिमेशन आइडेंटिफिकेशन आता है तो हमें ऑफिशियल बुक में हम फार्माकोपिया को रेफर करते हैं और नॉन ऑफिशियल में हम मार्क इंडेक्स या मार्टिनडेल को लेते हैं. तो हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे अपनी कंट्री को लेके. जैसे हमारी कंट्री इंडिया है तो इंडियन फार्माकोपिया सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंडियन फार्माकोपिया क्या है. तो इंडियन फार्माकोपियल कमीशन is an autonomous institution of the Ministry of Health and Family Welfare which sets standards for all drugs that are manufactured, sold and consumed in India. The set of standards are published under the title Indian Pharmacopoeia. ओके ये कंफर्म, ये आपको पता लगे इंडियन फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन दैट इज़ जो आईपीसी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो गाज़ियाबाद में है. वहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसमें एक सब उसके स्टैंडर्ड ड्रग के सारे स्टैंडर्ड्स को रखा जाता है कि वो कैसे मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे और कैसे उनकी सेल होगी और वो आगे कंज्यूम होगी. ठीक है, तो ये सेट अगर इंडिया में आ रहे हैं तो इसको हमने वर्ड यूज़ किया है इंडियन फार्माकोपिया. द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द फर्स्ट फार्माकोपिया started in the year of 1944 under the chairmanship of कर्नल R.N. चोपड़ा. तो 1944 में कर्नल R.N. चोपड़ा चेयरमैन थे. उन्होंने फर्स्ट इसकी नींव रखी और इसको प्रोसेस में किया जो इंडियन फार्माकोपिया के नाम से आई. अब हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो इंडियन फार्माकोपिया का जो फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, जिसमें 986 मोनोग्राफ्स थे. मतलब एक मोनोग्राफ मतलब जिसमें एक ड्रग, तो इसमें 986 ड्रग्स के बारे में डिस्कशन था. उसके बाद उसका सप्लीमेंट आया फर्स्ट एडिशन का 1960 में, 5 साल बाद. उसके बाद जो सेकंड एडिशन आया वो आया था 1966 में, जिसमें 890 मोनोग्राफ्स ऑफिशियल थे. उसके बाद उसका सप्लीमेंट 1975 में आया. थर्ड एडिशन 1985 जिसमें 2 वॉल्यूम थे, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2. उसके अंदर हमने चीज़ देखी कि वॉल्यूम 1 में वॉल्यूम 2 में क्या क्या चीज़ इंक्लूडेड हुई, जिसमें आईयूपीएसी सिस्टम जो नॉमेनक्लेचर किया गया ड्रग का वो मेंशन हुआ. कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स आई जिसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस, फ्लोरीमेट्री, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस इसमें इंक्लूड की गई, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड. देन डिसोल्यूशन ऑफ टैबलेट्स एंड लिमिट टेस्ट फॉर माइक्रोवेल कॉन्टामिनेशन, ये आपके थर्ड एडिशन में इंक्लूडेड हुआ. उसके बाद कुछ एडेंडम थर्ड एडिशन में आया तो 1989 में. उसके बाद फिर नेक्स्ट 1991 में रिवाइज हुआ. फोर्थ एडिशन 1996 में आया जो भी 2 वॉल्यूम में था, जिसमें और मोनोग्राफ इंक्लूड किए गए. जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें 1149 मोनोग्राफ को फिर और ऐड किया गया. उसके बाद कुछ और मोनोग्राफ हुए जो फॉर्मुलेशन बेस्ड क्रीम्स, जेल्स, आई ड्रॉप्स एंड इंक्लूडेड मैथड ऑफ प्रिपरेशन एंड एनालिटिकल मैथड लाइक HPLC इंक्लूड इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल. उसके बाद ये फॉलोइंग एडेंडेंट्स आए जिसमें हमने देखा इसमें कुछ वेटरनरी प्रोडक्ट्स को रखा गया. उसके बाद 5th एडिशन 2007 में आया जिसमें 3 वॉल्यूम थे. उसके बाद 6th एडिशन 2010 जिसमें 3 वॉल्यूम, 7 एडिशन 2014 जिसके अंदर फिर 4 वॉल्यूम आ गए. फिर उसके बाद उसमें सॉफ्ट कॉपी DVD आ गई. अगर हम देखें एक नज़र में व्यू करें तो फर्स्ट एडिशन 1955, ठीक है, सेकेंड 1966, थर्ड एडिशन 1985 2 वॉल्यूम, 1996 2 वॉल्यूम, 7 में आया 2007 5th एडिशन 3 वॉल्यूम में, 6th एडिशन 10 में आया 3 वॉल्यूम और 14 में 4 वॉल्यूम, 18 में 4 वॉल्यूम. तो
18 इज द लेटेस्ट एडिशन जो 2018 है। अब बात करें अगर हम ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ब्रिटिश फार्माकोपिया दैट इज बीपी इज इंडिकेट फॉर बीपी इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। जैसे कि नाम से पता लग रहा है ब्रिटिश, तो यूके का था ये। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी कंपोनेंट इन द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन्स along with the British National Formulary VNF. It's define the UK pharmaceutical standard. तो UK pharmaceutical standard के अकॉर्डिंग जो VNF था उसमें वो इंक्लूडेड था। The first edition of the British Pharmacopoeia was published in 1864. तो इनका फर्स्ट एडिशन 1864 में आया था and was one of the first attempt to harmonize pharmaceutical standards. And now the history and edition of British Pharmacopoeia. The first publication in 1964 में रिलीज हुआ, जिसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स, क्रूड ड्रग्स और ग्लैनिकल्स थे। 14 एडिशन जिसका जो है लास्ट वो 1988, जिसमें 2100 मोनोग्राफ्स contains 2 volume. Volume 1 monograph of medicinal and pharmaceutical substances. Volume 2 contain formulation, blood products and appendices. It is now published annually and consists of 6 volume. ये अब साल में पब्लिश होती है, 6 वॉल्यूम में रहती है। अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया दैट इज यूएस फार्माकोपिया, यूएसपी, इसको इंडिकेट करते हैं यूएसपी से। द यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड द नेशनल फॉर्मुलरी आर रिकॉग्नाइज्ड as the official compendia and are used as a reference book for determining the strength, quality, purity, packaging and labeling of drugs and other related articles. First USP was published in 1820 by US Pharmaceutical Convention in English and Latin. It consists of 272 drugs. तो इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1820 में और इसमें 272 ड्रग्स का डिस्कशन, इसका मोनोग्राफ था इंग्लिश और लैटिन वर्ड्स में। यूएसपी कंटेन ओवर 3400 monographs for drug substances and products together with over 160 journal chapters that describe specific procedure to support monograph test and other information as well. USP also contains 16 monograph and 9 journal chapters on nutritional supplement. Okay. Now the International Pharmacopoeia. The International Pharmacopoeia is published by the WHO, World Health Organization, and is practically used in developing countries. Okay, it was prepared to meet the international uniformity and standardization of drugs. International Pharmacopoeia was first published in 1951 in multi languages: English, French, German and Japanese. Now the next is European Pharmacopoeia. The European Pharmacopoeia is the legal documents for the standards of drug and related substances prepared by the Council of Europe. European Pharmacopoeia Volume 1 was published in 1969 as first European Pharmacopoeia. It includes more than 2000 specific and general monograph including various chemical substances, antibiotics, biologicals, vaccines, immunoserum, radiopharmaceuticals, herbal drugs and homeopathic preparation. तो ये इंटरनेशनल यूरोपियन फार्माकोपिया में ये चीज़ें इंक्लूडेड थी। नाउ द नेक्स्ट इज जापानीज फार्माकोपिया। तो जापानीज कंट्री के अकॉर्डिंग जो फार्माकोपिया स्टैंडर्ड्स है वो जापानीज फार्माकोपिया कहलाई। इट इज एस्टैब्लिश्ड एंड पब्लिश्ड टू रेगुलेट द प्रॉपर्टीज एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लिवर एंड वेलफेयर ऑफ जापान। तो वेलफेयर ऑफ जापान एंड हेल्थ एंड लिवर, तो इसके अंडर ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स को रखा गया। इट कंसिस्ट ऑफ जनरल नोटिसेस, रूल्स फॉर क्रूड ड्रग्स, रूल्स फॉर प्रिपरेशंस, जनरल टेस्ट प्रोसेसेस, apparatus and official monograph. First published in 1886. तो Japanese pharmacopoeia published हुई 1886, has been revised many times. Now the next topic of this unit is sources of impurity. So before starting sources of impurity, we can discuss the impurity. What is impurity? The term mean impurity क्या मतलब क्या है? तो impure chemical compound, हम वर्ड यूज करते हैं impure. तो impure का impurity का मतलब क्या है? The compound is
said to be impure if it is having foreign substance या foreign material. अब कोई प्योर कंपाउंड है और उसके साथ में, अब हमें प्योर कंपाउंड चाहिए, अगर कोई भी इम्प्योर उसके साथ फॉरेन मटेरियल या फॉरेन कंटेंट आता है तो हम उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं. तो ये बात आती है कि उसमें इम्प्योरिटी है. A pure chemical compound indicate a pure chemical compounds refer to that compound which is having no foreign matter. कोई foreign कोई पार्टिकल नहीं है, कोई मैटर नहीं है, तो वो प्योर कंपाउंड रहता है. मीन्स impurity means undesired particles. तो impurities commonly in chemical substances include small quantities of lead, arsenic, iron, chloride and sulfate. स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि ये जो कंपाउंड्स हैं, ये पार्टिकल्स या आयनिक फॉर्म हैं, इनकी एक लिमिट है. इस लिमिट को देखते हुए अगर वो उस लिमिट में मतलब परमिटेबल है, मतलब परमिट कर दी गया है, तो वो ठीक है. अगर वो आपकी परमिट लिमिट से बाहर है तो वो एक इम्प्योरिटी के फॉर्म में है. तो जैसे कि कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस के साथ अगर ये ऐड हो जाते हैं तो फिर तो एक इम्प्योरिटी का वर्ड यूज़ हो जाता है, तो मतलब ये इम्प्योरिटी कहलाते हैं. तो इम्प्योरिटी इज कॉमनली फाउंड इन मेडिसिन प्रिपरेशंस. तो इम्प्योरिटी विच हैव टॉक्सिक इफेक्ट ऑन बॉडी and bring about unpleasant reactions when present beyond certain limits. lead and arsenic salt. तो ये impurity एक तरीके से टॉक्सिक्स हैं, बॉडी में बहुत ज़्यादा रिएक्शंस शो करेंगे, अनप्लेजेंट रिएक्शंस होंगे, साइड इफेक्ट्स आएंगे. द impurity which are able to make substance incompatible with other substances. The means the particles, the impurity which if present beyond the limit affect the storage property of the pharmaceutical. The impurity which are harmless but if present beyond the limit it will lower the active strength of the medicinal compound. For example, sodium salt in potassium salt. मतलब ये है कि अगर impurity अगर अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है, मतलब वो पर्टिकुलर अपने मैंने बताया ना कि एक लिमिट है, उसको पार्ट्स पर मिलियन में रखते हैं, अगर वो लिमिट से ज़्यादा हो रही है अपने एक्टिव कंपाउंड से तो उससे साइड इफ़ेक्ट्स और टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी. अब क्या होता है कि जो हमने पीरियोडिक टेबल देखी है कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम साथ में चलेंगे, अगर वो सॉल्ट में अगर पोटेशियम इम्प्योरिटी के फॉर्म में अगर वो ज़्यादा आ गया तो साइड इफ़ेक्ट्स या साइड रिएक्शंस देखी जा सकती हैं. नाउ द मेन टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं कि इम्प्योरिटी इंट्रैप्ट करेंगी. द वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स आर रिएजेंट्स, जो रिएजेंट्स यूज किए जा रहे हैं, हैवी मेटल्स, लिगेंड्स, कैटलिस्ट एंड अदर मटेरियल लाइक फिल्टरेट्स, चारकोल एंड द लाइक degraded and products obtained during after manufacturing of world drugs from hydrolysis, photolysis, cleavage, oxidative degradation and decarboxylation. तो सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी क्या हो सकती है कि इम्प्योरिटी कहाँ से इंट्रैप करेगी, हमारे पास सोर्सेज कहाँ से, जैसे कोई प्रोडक्ट बनकर आ रहा है रॉ मटेरियल से, तो रॉ मटेरियल जहाँ जहाँ से स्टेजेस से गुजर रहा है उसमें कई सारी रिएक्शंस आ रही हैं, कई सारे रिएजेंट्स यूज़ किए जा रहे हैं, कंटेनर्स में होकर आ रहा है, तो वहाँ से कोई ना कोई इम्प्योरिटी फॉरेन पार्टिकल फॉरेन मटेरियल इंट्रैप कर जाता है. कुछ रिएक्शंस हो जाती हैं लाइक हाइड्रोलिसिस, फोटोलाइटिक क्लीवेज, ऑक्सीडेटिव या रिडक्शन रिएक्शन या डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, तो इसकी वजह से जो मेन एक्टिव कंपाउंड है वो इम्प्योर हो जाता है. द टाइप एंड अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर लाइक दोज लिस्टेड बिलो. अब देखें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इम्प्योरिटी क्रिएट कर रहे हैं. द फर्स्ट वाइज रॉ मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग. तो रॉ मटेरियल आएगा तो वो जो मैन्युफैक्चरिंग में अगर वही उसमें इम्प्योरिटी है तो वहाँ से भी इम्प्योरिटी इंट्रैप करने के चांसेस बढ़ेंगे. जो रिएजेंट यूज़ किए जा रहे हैं, रिएजेंट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, ठीक है. मैथड्स, प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर और मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है. अगर हमने कोई रॉन्ग मेथड चूज़ कर ली उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी इंट्रैप करती है. केमिकल प्रोसेसेस, कोई केमिकल रिएक्शन है, अगर उसके लिए कोई कंडीशन है तो वो उस कंडीशन में नहीं हुई तो उसकी वजह से भी इम्प्योरिटी इंट्रैप करेगी. एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग. एटमॉस्फेरिक कॉन्टामिनेशन में हम लोग देखते हैं कि मॉइस्चर, ठीक है, टेम्परेचर, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शंस में चेंजेस की वजह से प्रोडक्ट में भी दिक्कत आती है और उसकी वजह से इम्प्योरिटी आ जाती है.
एंड नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। रॉ मटेरियल से जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है तो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रहता है। तो अगर वहाँ पर हमने टाइम ज़्यादा दे दिया या टाइम मैनेजमेंट नहीं रहा या फिर कुछ रिएक्शन में हमने डिले किया या केमिकल रिएजेंट हमने कुछ गलत ले लिया तो वहाँ भी आपकी इम्प्योरिटी है। डिफेक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो ये भी चांसेस हैं सोर्स इम्प्योरिटी के। मैन्युफैक्चरिंग हैजार्ड्स, ओके, तो कंडीशंस ये भी है, हैजार्ड्स बहुत सारे इसमें रहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर, तो वो इम्प्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। इन एजुकेट स्टोरेज कंडीशन, अब मान लीजिए स्टोर इन ए कूल प्लेस या आपको टेम्परेचर की वजह से कहीं स्टोर करना है तो वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ, उसके वजह से कई सारी रिएक्शंस ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हो जाती है तो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और वो एक तरीके से इम्प्योर हो जाता है। देन डिकम्पोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, प्रोडक्ट जो बन के तैयार हो उसका डिकम्पोजिशन हो गया। देन एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन और डेलिब्रेट एडल्ट्रेशन विद स्पूरियस और यूजलेस मटेरियल, तो एक्सीडेंटल सब्सटीट्यूशन हो जाता है या फिर कहीं से कोई इम्प्योरिटी या फिर स्पूरियस प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं रॉ मटेरियल। अब बात करें सोर्स इम्प्योरिटी में, द ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज एंड रेजिडुअल सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं कोई रिएक्शन प्रोसेस में या फिर पर्टिकुलर मेथड में। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज क्या रहती है, स्टार्टिंग मटेरियल, बाई प्रोडक्ट्स, इंटरमीडिएट, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, reagent, reagents and catalyst. These are the organic impurities. And next is inorganic impurities, reagents हो सकते हैं, catalyst, heavy metals, heavy metals में inorganic salts, filtrates, charcoal, तो ये inorganic impurities है। रेजिडुअल सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं जिसमें सॉल्वेंट को हम कैटेगराइज करते हैं क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। तो क्लास 1 सॉल्वेंट्स टू बी अवॉइडेड, सॉल्वेंट्स टू बी लिमिटेड एंड सॉल्वेंट विद लो टॉक्सिक पोटेंशियल। तो दीज आर द रेजिडुअल सॉल्वेंट जिसमें सॉल्वेंट्स टू बी अवॉइडेड, सॉल्वेंट्स टू बी लिमिटेड एंड सॉल्वेंट्स विद लो टॉक्सिक पोटेंशियल। तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी एंड रेजिडुअल इम्प्योरिटी। तो स्टूडेंट इस टॉपिक में हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जैसा कि हमने डिस्कस किया फर्स्ट और टॉपिक आपका फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया मैंने आपको बताया कि फार्माकोपिया होता क्या है, कि फार्माकोपिया मीन्स द ड्रग टू मेक ड्रग। इट इज Greek word pharmakon and poia means to make. So it is a legally binding collection prepared by a national or regional authority and contain list of medical substances, crude drugs and formula. तो important बात है कि इस बुक में क्या होगा, मेडिसिनल सब्सटेंस की एक लिस्ट होगी, ठीक है, क्रूड ड्रग्स की, और उसका फॉर्मूला और उसका जो कैसे इसको बनाना है उसके बारे में इसमें पूरा डिस्कशन होगा। और ये लीगली ऑथराइज्ड बुक है जिसको हमने देखा आगे फार्माकोपियल कंटेंट में कि एक मोनोग्राफ, ये मोनोग्राफ का मतलब क्या है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन ए पर्टिकुलर ड्रग, इट्स डोजेस फॉर्म एंड मैथड्स ऑफ एनालिसिस। तो मोनोग्राफ एक प्रॉपर एक अरेंजमेंट है ड्रग का जहाँ पर हम उस पर्टिकुलर ड्रग के डोजेस फॉर्म को डिस्कस करते हैं या उसके एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। तो ये मोनोग्राफ कंटेन ए केमिकल नेम, फॉर्मूला, सॉलिबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड द pH, assay, specific optical rotation, loss on drying and ash value that is sulfated ash या dose। तो ये पर्टिकुलर मोनोग्राफ में एक प्रॉपर ड्रग का उसमें अरेंजमेंट होगा। तो इंपॉर्टेंस क्या है फार्माकोपिया की, टू मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रग अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है, अवॉइड अडल्टरेटेड ड्रग्स, दैट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड देयर डोजेस फॉर्म। द नेक्स्ट इज रेफरेंसेस फॉर लेबोरेटरी, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। दैट इज ये एक रेफरेंस बुक है जिसमें हम कैसे ड्रग को बनाएंगे, कैसे ड्रग को आइडेंटिफाई करेंगे, टेस्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड रहती हैं। तो ड्रग कंपेंडिया, फार्माकोपिया में ड्रग कंपेंडिया, और इसको अगर हम बोले तो उसमें हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, ऑफिशियल कंपेंडिया और नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया। तो ऑफिशियल कंपेंडिया में क्या रहता है, दीज आर द कंपाइलेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर सब्सटेंसेस रिकॉग्नाइज्ड एज लीगल स्टैंडर्ड्स ऑफ प्योरिटी, क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। तो प्योरिटी, क्वालिटी और स्ट्रेंथ के बेसिस पे इस ड्रग का कंपाइलेशन करते हैं। तो और जो रेस्पेक्टेड कंट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दिया जाता है, जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, इंडियन फार्माकोपिया, जापानीज फार्माकोपिया। जैसे कि हमने देखा फार्माकोपिया में नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया, द बुक अदर देन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया विच आर यूज्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस सोर्सेज फॉर ड्रग्स एंड अदर रिलेटेड सब्सटेंसेज आर नोन एज नॉन ऑफिशियल ड्रग कंपेंडिया, जिसमें मार्क इंडेक्स और मार्टिनडेल आता है नॉन ऑफिशियल कंपेंडिया में।
तो इसमें मर्क इंडेक्स और मार्टिनडेल, दीज आर द रेफरेंसेस ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल में क्या आएगा, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, और जो कंट्री से रिकोगनाइज्ड हैं उनके नाम के अकॉर्डिंग आएगा। हम रेफरेंस में, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो हम ज़्यादातर हम इंडियन फार्माकोपिया को रेफर करते हैं, नॉन ऑफिशियल में हम मर्क इंडेक्स और मार्टिनडेल को लेते हैं। तो इंडियन फार्माकोपिया हमने देखा, तो इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक पब्लिश्ड होती है। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन एक इंस्टीट्यूट है ऑटोनॉमस, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आता है, और वो सब स्टैंडर्ड को देखते हुए सारे जितने स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी, स्ट्रेंथ और प्योरिटी के बेसिस पे स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं। और वो बुक जो लीगली बाइंडेड हुई है, वो जहाँ मैन्युफैक्चरिंग है वो फॉलो करेगा एज ए रेफरेंस में। अगर वो सेल हो रही है, सोल्ड हो चुकी है, कंज्यूम्ड हुई है, ये सब इसके अंडर आएगा। एंड द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स आर पब्लिश अंडर द टाइटल इंडियन फार्माकोपिया। जो हमने ड्रग के स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, हम उसको इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं। एट द प्रोसेस ऑफ पब्लिशिंग द फर्स्ट फार्माकोपिया कब आई थी, 1944 में, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ कर्नल R.N. चोपड़ा। और जैसे कि हमने देखा था कि इसका फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, सेकंड आया था 1966, फिर उसके बाद 1985 में आया, जो 2 वॉल्यूम में आया सबसे पहले। उसके बाद एडेंडेंट आए थे इसके 1989 और 1991 में। फोर्थ एडिशन 1996 में आया, ये भी 2 वॉल्यूम में था। इसमें कुछ मोनोग्राफ्स इंक्लूड किए गए, ठीक है, कुछ इसमें फॉर्मुलेशंस बेस्ड मोनोग्राफ्स ऐड हुए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कुछ क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर्स को लिया गया, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। उसके बाद इसमें वेटरनरी प्रोडक्ट्स को ऐड किया गया, ठीक है, 4th एडिशन में। उसके बाद 5th एडिशन जो देखा गया वो आया 2007 में, ये 3 वॉल्यूम में था। उसके बाद आया 6th एडिशन 10 में, वो 3 वॉल्यूम में था। 7th एडिशन 2014 में, ये था इसमें 4 वॉल्यूम में। जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो लास्ट 8th एडिशन आया था 18 में, जो 4 वॉल्यूम में था, ठीक है। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया यूनाइटेड किंगडम से मतलब पब्लिश होती है, तो इसलिए इसका नाम ब्रिटिश फार्माकोपिया है। और इसका जो फर्स्ट एडिशन आया 1864 में, ब्रिटिश फार्माकोपिया का 1864 में आया, और 14 एडिशन 1988 में आई। ये एनुअली पब्लिश होती है, ठीक है, और ये 6 वॉल्यूम में रहती है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, दैट इज USP, तो ये यूनाइटेड स्टेट से आती है, रेफरेंस बुक है, जिसमें हम स्ट्रेंथ, क्वालिटी और प्योरिटी के बेसिस पे इसके अंदर पैकेजिंग और लेबलिंग जो रिक्वायरमेंट होती है ड्रग्स की, उनको रखा गया कि किस आधार पे हमें पैकेजिंग रखनी है, उसकी लेबलिंग रिक्वायरमेंट जो रहती है। फर्स्ट USP आई थी 1820 में, ठीक है, जिसके अंदर 272 ड्रग्स थी और इंग्लिश और लैटिन वर्ड में थे। इसके बाद इंटरनेशनल फार्माकोपिया, ये WHO के द्वारा पब्लिश की जाती है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। इट वॉज प्रिपेयर टू मीट द ऑल रिक्वायरमेंट, जो भी स्टैंडर्डाइजेशन है ड्रग्स की उसको रखते हुए ये पब्लिश की गई है। और ये मल्टी लैंग्वेजेस में आई है। 1951 में फर्स्ट एडिशन आया है, तो इसमें लैंग्वेजेस में इंग्लिश में है और फ्रेंच में, जर्मन और जापानीज़ लैंग्वेज में है। इसके बाद देखें अगर हम यूरोपियन में, तो यूरोपियन फार्माकोपिया, तो इसका फर्स्ट वॉल्यूम जो आया था 1969 में फर्स्ट पब्लिश हुई थी। इसमें 2000 से ज़्यादा मोनोग्राफ्स थे, ठीक है, और इसमें जो इंक्लूड थे केमिकल सब्सटेंसेस, एंटीबायोटिक, बायोलॉजिकल्स, वैक्सीन्स, इम्यूनोसीरम, रेडियोफार्मास्यूटिकल और हर्बल ड्रग्स और एंड होम्योपैथिक प्रिपरेशंस। तो जापानीज़ फार्माकोपिया जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, जापानीज़ फार्माकोपिया भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर एंड वेलफेयर ऑफ जापान के अंडर में पब्लिश हुई थी, और इसका फर्स्ट पब्लिकेशन था 1886 में। तो ये हमने फार्माकोपिया के बारे में देखा। अगर हम देखें तो इम्प्योरिटीज़, तो मैंने जैसे भी बताया कि इम्प्योरिटी क्या है, जो फॉरेन मटेरियल या फॉरेन पार्टिकल, किसी भी प्योर केमिकल में कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है तो वो इम्प्योरिटी कहलाता है। तो हमने ये चीज़ देखी तो कि इम्प्योरिटी क्या है, अनडिजायर्ड पार्टिकल। अगर हम बात करें इसके सोर्सेज की, क्योंकि इम्प्योरिटी होगी तो टॉक्सिक इफेक्ट और साइड रिएक्शंस होती हैं और हार्मफुल होता है। अगर हम वेरियस सोर्सेज देखें तो रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, रिएजेंट यूज्ड इन manufacturing process, method process used in manufacturing or method of manufacturing, chemical processes used in the manufacture, atmospheric contamination, intermediate products in the manufacturing process, defects, manufacturing hazards, storage conditions, decomposition of the product, accidental substitution and deliberate
adulteration with the spurious or useless products, material. सोर्स इम्प्योरिटी को हम अगर डिफ्रेंशिएट करें ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, तो कहाँ से ये चीज़ आएंगे, तो इसमें एक रेजिडुअल सॉल्वेंट्स भी रहते हैं कि सॉल्वेंट्स भी इम्प्योरिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें भी सॉल्वेंट को हम 3 तरीके से हमने क्लासीफाई किया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जैसे स्टार्टिंग मटेरियल में बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट, डिग्रेडेशन, रिएजेंट्स। इनऑर्गेनिक में हैवी मेटल्स इंपॉर्टेंट, ये इनऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, दीज आर द इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़। सॉल्वेंट्स क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो solvents to be avoided, class 1 to be avoided, class 2 to be limited and with low toxic potential. So these are the sources of impurities. Okay, thank you so much.